तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे तीसरे सेशन में बढ़ता मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव के। और दो ऐसे खास मेहमान जो युवा हैं और बहुत ज़ोर शोर से अपनी पार्टी का पक्ष भी रखते हैं। एक अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आपको बता दें, और दूसरे पूर्व में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हमारे साथ विश्वास सारंग जी हैं, जयवर्धन सिंह जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास सारंग जी, शुरुआत आपसे। एक तो दोनों युवा नेता हैं आप और चिकित्सा शिक्षा जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न रहती है, आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं? क्योंकि कोविड का इतना बड़ा दौर चला गया सर, जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो नदारद से दिखे और आप हर जगह दिखे, ये कैसे हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने भी पूरी शिद्दत के साथ काम किया और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। उनकी लीडरशिप में हमने सबने मिलकर कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही सक्षमता के साथ उस चुनौती को स्वीकार किया। और चाहे हम वैक्सीनेशन की बात करें, चाहे हम इलाज मुहैया कराने की बात करें, चाहे हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माध्यम से समाज और सरकार के समन्वय से इस महामारी से निपटने की बात करें, मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व काम किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी तो हमने भी काम किया, पर मुझे लगता है सबने मिलकर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। जयवर्धन सिंह जी हैं सर, आप भी युवा हैं, लेकिन आप लोग लगातार ये कहते रहे कि कोविड के समय में बहुत सारी मौत हुई, रिपोर्ट नहीं की गई, सरकार ने उन चीज़ों को छुपाया। सरकार दावा कर रही है कि जितना अच्छा मैनेजमेंट हो सकता था उससे बेहतर शायद मुश्किल था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी जिसका हमने सामना किया था 2020 और 21 में, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसी महामारी आएगी हमारे बीच में जहाँ सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को मास्क दिन भर पहनना पड़ेगा। और ये बात तो सही है कि कोई भी इस महामारी के तैयार नहीं था बिल्कुल भी। और ये बात भी सही है कि 2020 और 21 में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, वो भी उसके तैयार नहीं था। और ये बात भी सही है कि जो आंकड़े सामने आए उससे कई अधिक लोगों का उसमें स्वर्गवास भी हुआ था। इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि ज़रूर, क्योंकि विश्वास सारंग जी स्वयं चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं और उनने भी पूरा प्रयास किया अपने स्तर पे जो उनकी क्षमता थी, लेकिन जो उस समय की घोषणाएं थी, मुझे याद है शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हर एक मृत्यु जो कोविड से होगी उस परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या किसी को मिले? नहीं मिले। वो तो फिर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश निकाला कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसमें कुछ मुआवजा दे, तो फिर कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को 50,000 रुपये दिए गए। लेकिन फिर भी जो घोषणा थी सीएम साहब की वो पूरी नहीं हो पाई। जबकि अगर सीएम साहब स्वयं इतनी बड़ी घोषणा कर रहे थे तो उसका मतलब ये होना चाहिए था कि वो काम भी पूरा होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। लेकिन इसमें हमने ज़रूर ये बात सीखी है कि जो प्राइमरी हेल्थ है और जो जिला स्तर के जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आज भी ऑप्टिमल नहीं है और इसमें अभी भी आवश्यकता है ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस की, ज़्यादा बेड्स की और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की। बिल्कुल। जो बात कही गई है यहाँ पर सारंग जी की फैसिलिटीज़ की कमी थी, और ये चीज़ अभी भी खुलकर सामने आ रही है कि डॉक्टर्स ही नहीं हमारे पास। खुलकर इसका जिक्र होता है कि 3,000 लोगों पर बमुश्किल एक डॉक्टर है। गाँव में चले जाइए, CHC बनी हुई है, वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड के, उनकी बहुत कमी है। तो हम इतनी बड़ी त्रासदी जो हमारे सामने थी लगभग 2 साल कोरोना जैसी, बिना डॉक्टर्स के कैसे लड़ते सर? देखिए, जो आपने बोला डॉक्टर्स की कमी है, ये पूरी दुनिया की एक प्रॉब्लम है। इसको कहीं भी स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जयवर्धन भैया को बताना चाहता हूँ कि
कांग्रेस के समय यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 2003 के पहले, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले मध्य प्रदेश में केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे। उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हमने लगातार मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में बढ़ोतरी की और आज मैं बड़ी ताकत के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 16 मेडिकल कॉलेज हमारे पाइपलाइन में, जो लगभग 1-2 साल के अंतराल में फिर से एस्टेब्लिश हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में हम देखें तो उसमें भी हमने लगभग 10-12 मेडिकल कॉलेज हमारे बन चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या को निश्चित रूप से शिरोधार्य किया है और माना है कि देश में यदि हमें डॉक्टर्स की कमी की भरपाई करनी है तो हमें मेडिकल कॉलेजेस बनाने होंगे और इसीलिए देश की सरकार ने हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बन सके, इसकी पूरी योजना बनाई है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश अब आगे आने वाले समय में इकलौता राज्य होने वाला है जो पीपीपी मॉडल पर भी मेडिकल कॉलेज लेके आ रहा है। तो हम हर स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम डॉक्टर्स की कमी को भी पूरा करें। आप देखिए, बात निकलेगी, आधा मिनट में पूरा करता हूँ, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यदि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर सभी सरकारों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो इस देश की में लगातार 75 साल में से लगभग 50 साल तक इस देश में राज करते रहे, उनकी भी जिम्मेदारी होगी। पर मैं इस बहस को उस स्तर पर नहीं ले जाना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कोरोना महामारी के बीच में, कोरोना महामारी के बाद इस देश की सरकार ने जिस प्रकार से फेडरल सिस्टम को मजबूत करते हुए, केंद्र की सरकार ने बड़े भाई और राज्य की सरकार ने छोटे भाई की भूमिका का निर्वहन करते हुए जिस ढंग से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये केस स्टडी है। मैं एक बार कहना चाहता हूँ, जो छोटी सी बात है, यदि हम कोरोना महामारी की बात करें तो पूरी दुनिया घुटने पर थी। जो विकसित देश हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे हेल्थ फैसिलिटीज़ में, वो भी घुटने पर आए। पर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, वो तो चुनौतीपूर्ण था ही, पर उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था इस भौगोलिक विषमता वाले देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना। आज 250 करोड़ लोगों को 250 करोड़ डोजेज लगे। हम कैसे बात कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है? मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इतने अच्छे से लागू करवाया। लेकिन ये सवाल इसलिए है ना सर कि डॉक्टर्स की कमी है, इस वजह से तनाव बहुत है डॉक्टर्स पर। और जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, अभी हाल ही के दिनों में भोपाल इंदौर से घटनाएं सामने आई हैं, सुसाइड किया है 2 लोगों ने। 80% डॉक्टर्स तनाव में हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। ये पूर्ति नहीं करेंगे हम तो डॉक्टर्स के सुसाइड के मामले सामने आते रहेंगे। मध्य प्रदेश में खासकर डॉक्टर टिकना नहीं चाहते हैं। जितने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होते हैं उससे ज़्यादा या तो वो दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, जब उनका जो बॉन्ड साइन है उसे भी वो कंप्लीट नहीं करना चाहते। मैंने आपकी बात को पहले ही स्वीकार किया कि निश्चित रूप से डॉक्टर्स की कमी है, पर डॉक्टर एक दिन में नहीं बनेगा। कॉलेज बनेगा, कॉलेज के बाद एडमिशन होगा और इट विल टेक एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल में डॉक्टर, आप आगे आने वाला 5 साल देखिए देश का कितना अच्छा होने वाला है। आप देखिए, जब जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, तो निश्चित रूप से हम अपने डॉक्टर्स की जो कमी है उसकी भरपाई करेंगे, उसका पूरा कुछ कहना चाहें जब? जो विश्वास जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के और चिकित्सा के विषय में देश में केस स्टडी है, तो केस स्टडी इसलिए है क्योंकि व्यापक घोटाला जो है, ऐसा घोटाला कहीं और पूरे देश में नहीं हुआ, तो वो एकमात्र केस स्टडी है। और इसमें अगर हम शिवराज सिंह जी का कार्यकाल भी देखें, उनका 4था टर्म है, सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके इतने लंबे कार्यकाल पर सिर्फ एक फिल्म बनी है और वो बनी व्यापक घोटाले पे। क्षमा करें, वो टीवी शो था। तो और कौन सी केस स्टडी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की है ऐसी जो देश में चर्चित है, या बताइए। और जो भी बात विश्वास भाई साहब करें, थोड़ा एक बार विचार करके करें, क्योंकि यही वही विश्वास सारंग जी है जिन्होंने कहा था कि आज की जो महंगाई है वो नेहरू जी की देन है। अब मैं तो जरूर तथ्य जरूर आप याद रखना कि वो भी जरूर आप। जी, मैं बिल्कुल बोलूँगा और अभी सब चीज़ों के जवाब दूंगा। मुझे लगता है जयवर्धन भैया पुराना पेपर पढ़कर आ गए।
जिस व्यापम की ये बात कर रहे हैं, उसके बाद 2 चुनाव हो गए और मध्य प्रदेश की जनता की अदालत में कांग्रेस बुरी तरह हारी है, भाजपा जीती है। यदि आप व्यापम की बात करते हो, जो आखिरी आम चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ था, उसमें कांग्रेस को आपसे ज्यादा सीटें मिली थी। मैं ये मानता हूं कि मेरे और आपकी बहस बहुत ही सार्थक रहेगी, इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा। मुझे लगता है आप पूरा मुझे पूरा बोलने दीजिए। जहां तक व्यापम की बात है, कांग्रेस के नेता मैं देख रहा हूं बड़ी पीठ अपनी थपथपाते हैं, पर वो ये भूल रहे हैं कि व्यापम का मामला उजागर किसने किया। व्यापम का मामला हमने उजागर किया। यदि कहीं कोई गलती आ रही थी, गलती हो रही थी, तो हम पब्लिक के बीच में गए, हमने जांच की, जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई करने की हमने हिम्मत जुटाई। हमने पर्दा नहीं डाला। एक चीज। दूसरी चीज, व्यापम की बात कर रहे हैं, व्यापम में तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। सीबीआई की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हमने प्रपोज की। अब हम केवल ताली बजवाने के लिए, केवल राजनीतिक बात करने के लिए कहने लगे व्यापम घोटाला। अरे यदि देखिए, इतने बड़े सिस्टम में हम मानते हैं घोटाला हुआ था, परंतु इतने बड़े सिस्टम में यदि घोटाला हुआ तो सरकार ने यह हिम्मत रखी कि उस घोटाले की जांच कराई और दोषी पर कार्रवाई की। ये कांग्रेस ने कब किया? और यदि ये बात करेंगे, अब मुझे फिर मैं कह रहा हूं कि पुराना पेपर पढ़ के आ गए, मुझे आश्चर्य, मैं सोच रहा था कि नया पढ़ के आएंगे हमारे जयवर्धन भैया। अब ये कह रहे हैं नेहरू की बात मैं कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, इस देश में 15 अगस्त 1947 के बाद की सरकार ने जो काम करना था वो नहीं किया। ये देश जिसमें 70% गांव था, ये देश जिसमें 70% आबादी गांव की थी, क्योंकि नेहरू जी पले थे चांदी की चम्मच मुंह में लेकर। उन्हें मालूम, तो वो लेडी माउंटबेटन और लॉर्ड माउंटबेटन वाली पद्धति को इस देश में लागू करना चाहते थे। उस समय देश की सरकार ने यदि एग्रो बेस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की होती तो आज देश की आबो हवा अलग होती। भाखड़ा नंगल बांध इसका एक उदाहरण है। पंजाब की सरकार ने दम दिखाई, एक भाखड़ा नंगल बांध बनाया, और आज देखिए देश में अव्वल यदि कोई होता है तो वो पंजाब होता है। सिंचाई का मामला, रिवर इंटरलिंकिंग की बात, नो। धैर्यवर्धन भैया, धैर्य रखो भैया। देश की आबो हवा बदल जाती। जब उन्होंने कहा कि एग्रो बेस होना चाहिए है जी, मैंने कहा पिछले 8 साल में मोदी जी के राज में जो अडानी सारंग जी आपने नेहरू जी का जिक्र किया, आपने मैं एक चीज नहीं, इन्होंने क्वेश्चन रेज किया। देखिए, मैं तो बिल्कुल लाइन पर चल रहा हूँ। आप खेत की बात करोगे, मैं खेत की बात करूंगा, पर इनके साथ ये आप खेत की बात कर रहे हो, खलियान में पहुंच रहे हैं, उन पे भी आ रहा हूं। खेत की बात करें, मैं उन पे भी खेत की बात करें, लेकिन ये इस तरह से, मैं फिर बोल रहा हूँ, पुराना पेपर को रेफर न करें, वर्तमान की बात करो। आपने नेहरू जी का जिक्र किया, उन्होंने बयान याद दिलाया। आप दिग्विजय सिंह के लिए भी कहते हैं कि इन्हें गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। देखिए, मैं इसको जयवर्धन भैया व्यक्तिगत नहीं लेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। देखो, आपके पिता के आपके पिता के और हमारे पिता के बहुत अच्छे संबंध थे, और मेरे और आपके भी अच्छे संबंध हैं। नहीं, लेकिन उस समय, और मैं चाहूंगा कि आपके और मेरे संबंध अच्छे उस समय एक अलग एक वो लिहाज रहता था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अलग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजनीतिक विचारधारा अलग है, परंतु मैं ये मानता हूं कि इसको आप व्यक्तिगत क्वेश्चन पे ना ले जाएंगे तो ठीक रहेगा। आपका बयान छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जयवर्धन भाई बैठे हुए हैं, इसलिए मैं जिक्र नहीं करना चाहता। परंतु जिस प्रकार से भोपाल के जिला पंचायत के चुनाव में इतने बड़े नेता, मैं मानता हूं, देखिए, मैं संस्कारी हूं और मैं निश्चित रूप से, वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, परंतु जिस प्रकार से वहां पर पुलिस वालों के साथ हाथापाई हुई, ये राजनीति में या लोकतंत्र में कहीं भी परमिसिबल नहीं है, मेरा ये मानना है। बाकी ठीक है, मैं फिर कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा। जहां तक सवाल जिला पंचायत चुनाव का है, सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा किस प्रकार रामेश्वर शर्मा जी एक महिला सदस्य को पकड़ के अंदर ले जा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी जो चप्पलें थी वो भी बाहर रह गई थी। इतना मतलब इनका डेस्परेशन था। लेकिन जहाँ तक बात नेहरू जी की है, जब मैंने इनका बयान सुना तो मैंने कहा रिसर्च तो करनी होगी। जब देश आज़ाद हुआ था 75 साल पहले, उस समय क्या दाम थे पेट्रोल डीजल के, मैंने गूगल किया, डीजल था 22 पैसे, पेट्रोल था 70 पैसे। सन 47 से लेके 2014 तक
देश में 15 प्रधानमंत्री रहे। कितने विश्वास भाई साहब? 15 प्रधानमंत्री। 67 साल में पेट्रोल बढ़ा 70 पैसे से 65 रुपए, डीजल बढ़ा 22 पैसे से 45 रुपए, और अकेले मोदी जी के 7 साल के राज में जितनी महंगाई 67 साल में हुई थी, अकेले मोदी जी ने 7 साल में करके दिखा दी। वाह मोदी जी वाह। पेट्रोल हो गया 60 से 120, डीजल हो गया 45 से 100 के पार। वाह मोदी जी वाह। दूसरी बात भाई साहब, लेकिन अधिकतर नहीं वहाँ से लेकिन अधिकतर जो टैक्स, प्लीज नहीं इस तरह की भाषा नहीं, प्लीज भाई साहब क्षमता होनी चाहिए, डेकोरम बनाकर सुनने रखिए, की क्षमता रखो, प्राणायाम करो। दूसरी बात सर, लेकिन इसमें एक सवाल उठता है ना जयवर्धन जी, एक सवाल इसलिए उठता है कि आजकल दूसरी बात एक मिनट प्लीज एक मिनट सर भौखलाहट होगी, महंगाई को देखकर भौखलाहट होगी, लेकिन मेरा एक और पॉइंट है जो विश्वास जी ने उल्लेख किया था कि व्यापम के बाद जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, भाजपा नहीं। सरकार हमारी बनी थी, लेकिन इन्होंने सौदा करके सरकार बदली है, और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जो पाप करके सरकार बनाएगा वो कभी भला नहीं कर पाएगा। जयवर्धन जी एक मिनट जिस दिन सरकार बनी 2 दिन बाद लॉकडाउन, कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर के बाद पूरे चंबल में बाढ़ आई थी पिछले साल, और इस साल क्या तबाही मची है वो आप सब खुद देख रहे हैं। जयवर्धन जी कौन सा अच्छा काम जनता का हुआ है? एक मिनट, पिछले 2 साल में इसका भी उल्लेख कर लें। आप कह रहे हैं कि उस समय सौदा हुआ था, ये जो अभी कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, फिर ये क्या है सर? ये जयवर्धन जी, जो भी कांग्रेस के नेता लगातार छोड़ रहे हैं, ये भी सौदा हो रहा है क्या कुछ? कांग्रेस के नेता जो अभी लगातार छोड़ रहे हैं, ये भी सौदा हो रहा है कुछ? कांग्रेस के नेता लगातार अभी पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो जारी है वो थमा नहीं है, ये भी सौदेबाजी हो रही है क्या कुछ? आप किसका उल्लेख कर रहे हैं? मुझे अभी आपके जो शीर्ष नेता जम्मू कश्मीर के, वो छोड़कर चल। गुलाम नबी आज़ाद जी को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, 30 साल वो रहे राज्यसभा सदस्य, केंद्र मंत्री रहे हर सरकार में, लेकिन जो लोग जिनके पास क्षमता नहीं है विपक्ष में बैठने की, लड़ने की, वो लोग भाग रहे हैं। लेकिन मुझे आज भी विश्वास है कि जो भी कांग्रेस ये सारे कांग्रेस से ही छोड़कर क्यों जा रहे हैं सर जी? कांग्रेस से ही क्यों छोड़कर जा रहे हैं ज्यादा? क्योंकि उनके पास, जिनके पास क्षमता नहीं है विपक्ष में बैठने की। लेकिन जब आप सत्ता में थे तब भी छोड़कर गए। कौन? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब तो आप सत्ता में थे सर। देखिए, सिंधिया जी की बात अलग थी, जो उनकी हार हुई 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो सहन नहीं कर पाए, उनको केंद्र मंत्री बनना था, सरकार केंद्र में कांग्रेस की नहीं थी, तो चले गए भाजपा में। बहुत अच्छी, जयवर्धन भैया ने बहुत अच्छी बात की कि सिंधिया जी में क्षमता नहीं थी, हार स्वीकार करनी थी, कि दिग्विजय सिंह जी में थी, जो 3.5 लाख से भोपाल से हारे थे। देखिए, मुझे लगता है हम कम से कम बात करें, देखो आप मुझे लगता है हम तथ्यों पर बात करें। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये कह रहे हैं कि जिनमें क्षमता नहीं थी वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। गुलाम नबी आज़ाद जी की जितना राजनीतिक करियर है जयवर्धन भैया, मेरी और आपकी उतनी उम्र नहीं है, हम उन पर बातचीत ना करें, हम इस पर विचार करें। देखिए, मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, आप भी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। ये डिस्कशन एक फोरम पर हो रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं करें, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब एयर में जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद नहीं, कपिल सिब्बल, बिल्कुल ऐसे सैकड़ों नेता है। खत्म हो गई कांग्रेस, एक नेहरू परिवार के इर्द गिर्द घूमने के कारण, ये विषय ऐसा नहीं है, पर नेहरू परिवार के इर्द गिर्द घूमने के कारण कांग्रेस खत्म हो गई। अब बात जयवर्धन जी जैसे नेता, ये खुद कुंठा में है, अब ये कह रहे हैं सरकार गिरा दी। हमने सरकार नहीं गिराई, सरकार इनकी टूटी है, इसलिए टूटी, और किसके रिमोट के कारण टूटी ये निकलेगी बात तो फिर बुरा लगेगा।
मुद्दा यही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी, हमने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई। और जहां तक आप बात करते हो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से केवल 3 लोग ज्यादा थे, भाई हम चाहते हम सरकार में थे, उस दिन भी हम सरकार बना सकते थे। शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बधाई दूंगा, उनने शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाया और कमलनाथ जी से बोला कि आप सरकार चलाओ, वो चला नहीं पाए, आप चला नहीं पाए, आप खुद मंत्री थे, आप लोग 1.5 साल से ज्यादा सरकार नहीं चला पाए। ये आपकी गलती दूसरे पर थोप रहे हो। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वो किया है जो राष्ट्रभक्त करता है, जो देशभक्त करता है और जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। अब आप उन पर इस तरह का इल्जाम लगाना भूल जाइए, सारंग छोड़ जी, दीजिए। अभी चुनाव हुए राष्ट्रपति के, उसमें भी क्रॉस वोट हुई है और एनडीए के पक्ष में हुई है, तो कुछ और लोग आने वाले हैं क्या? मैं यही बोल रहा हूं, धरातल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा। ऐसे नहीं चलती राजनीति, ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कहोगे। भाई धरातल की बात करो, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों क्रॉस वोट हुआ, क्यों हुआ, इस पर आप विचार नहीं करोगे? इस पे एक सवाल और पूछ रही जनता कि आपने नारा दिया कि देश को कांग्रेस मुक्त करना है, लेकिन यहाँ बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है लगातार। नहीं देखिए, फिर मैं कहूंगा, देखिए ये तो आदि अनादि काल से है। राजनीतिक दल में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। मुद्दा यही होता है कि क्या वो हमारे विचार के साथ आ रहे हैं। मैं फिर इस फोरम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने सत्ता लोलुपता के कारण कांग्रेस नहीं छोड़ी, वो कांग्रेस छोड़ने के बाद 1.5 साल तक किसी पद पर नहीं रहे, उसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। आप कैसे कह रहे हो कि सत्ता लोलुपता के कारण वो कांग्रेस छोड़कर आए? आपकी नीतियों के कारण, आपकी कार्य पद्धति के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी है, ना कि आपकी खूबी के कारण। ये बात विचार करना। जयवर्धन जी, रोकने की कोशिश हो रही है नेताओं को। कमलनाथ कहते हैं कि जिसको जाना जाए, बाद में धोखा ना देकर जाए, तो ऐसे रुकेंगे कैसे नेता? आप तो खुला आमंत्रण दे रहे हैं, जाइए। मैं मानता हूँ राजनीति में विचारधारा होनी चाहिए है। जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आज अगर हम देखें तो जो सांसद भोपाल की हैं वो गोडसे भक्त हैं, और गोडसे सबसे बड़ा देशद्रोही था। देखिए फिर मेरी आपत्ति है, देखिए तो मेरी आपत्ति है। आप गोडसे भक्त हो या नहीं हो मुझे बताओ। आप मुझे आप उत्तर दे दो एक बार। फिर भैया, क्योंकि मैं बोल रहा था, भैया मेरे, फिर आप खलियान पर पहुंच गए, भाई साहब, फिर आप खलियान पर पहुंच गए, फिर आप खलियान पर पहुंच गए। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप ही उत्तर दे दीजिए। नहीं, क्या आप गोडसे भक्त हो या नहीं हो मुझे बताओ। क्या गोडसे देशद्रोही था या ना? आप उत्तर दे दीजिए विश्वास भाई साहब। कम से कम जो हमारे सभी मेरे भैया, आप फिर खलियान पर पहुंच गए, खलियान पर पहुंच गए, खलियान पर पहुंच गए है तो बोलो, खलियान पर पहुंच गए है तो बोलो। ऐसे करने से नहीं होगा भाई। देश के पिता महात्मा गांधी थे, वो है ना, उसमें क्या हो गया? उसमें आपने क्या गलत किया? उसमें आप नई बात क्या कर रहे हो? उसमें क्या नई बात कर रहे हो? गांधी जी की इज्जत हम करते रहेंगे। गांधी केवल आपके नहीं है, गांधी हमारे भी है, गांधी हमारे हैं। तो जो आपकी सांसद है, ठीक, आराम से आपकी सांसद है, जो आपकी सांसद है, जो ये उल्टी बात कहती है, क्या कभी आपने इस बात करने का प्रयास किया था? जहां तक सवाल हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मेरी बात सुन लो। दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन अगर आज हमारा देश, अगर आज हिंदुस्तान और भारत, अगर आज एक मिनट सर, सही मैं अगर आज मैं इसका जवाब दे दूं। अगर आज जयवर्धन जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, देखिए नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं, आप ऐसा मुट्ठी बना के बोलो, मुझे जवाब देने दो ना जी, मुझे जवाब देने दीजिए। लेकिन देखिए गांधी हमारे हैं, और गोडसे का किसी ने समर्थन ना किया है, ना करेंगे। बिल्कुल किया है, ना करेंगे, बिल्कुल। ये जबरदस्ती सांसद ने, आप जबरदस्ती अपने ऊपर देखिए, अपने ऊपर ढाली, ये मत करिए। और जहां तक गांधी की बात कर रहे हैं भैया, किसी ने कहा है यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ।
पहले नियत साफ कर लो। केवल नेहरू परिवार का इनकी नाम हटा नियत के क्या गांधी है, वो चिपका हम दिया सब जानते तो हैं। गांधी के अरे गांधी तो चाहते थे लेकिन- कि कांग्रेस ही समाप्त हो जाए। ये गांधी जी ने तो बोला था बातें आजादी करने के बाद, वापस- आजादी के इसमें- बाद कांग्रेस समाप्त कर दो। इसमें और किसने एक बात बोला स्पष्ट कि है। आपने किसने बोला कि हम गोडसे का समर्थन करते हैं? मैं ऑफिशियल बोल रहा हूँ। स्पष्ट कहा है, गलत, आप गलत स्पष्ट बोल कहा रहे है। हैं। आप अपने शब्दों को हमारे मुंह पर मत डालिए और यूं करके बातें सब मत लोग करिए। जानते हैं, सब लोग जानते हैं विश्वास जी अरे ये कि कैसे जो जब भाजपा मैंने- की सांसद मैंने है, बोल दिया, जो मैंने भाजपा साफ की बोल दिया, सांसद है, अब उसकी उसके क्या बाद सोच बचा है, क्या? सब लोग अब जानते हैं। थोड़ी सी अब मैंने बात तो साफ बोल दिया। अब आपका तो विषय खत्म हो गया। नहीं, फिर आप खेत लेकिन- पर आ जाइए, लेकिन- खलिहान पर लेकिन मत विषय आइए। आपने खेत पर जो आइए, आपकी जो खेत आपकी पर आइए। एक मिनट सर, एक मिनट उसको समझाने का प्रयास एक किया आपने। मिनट जयवर्धन जी, एक मिनट, एक यहाँ और पर इशू है सर। मेरा निवेदन है, आपने प्रज्ञा ठाकुर जी का नाम नहीं लिया। ये विषय पर बात करने की स्थिति में नहीं है। विषय पर बात करें ना। ठीक, विषय ये पर कभी आते हैं। नेहरू ले आते हैं, दूसरे कभी विषय पर प्रज्ञा आते हैं। ठाकुर ले आते सारंग जी, हैं। अरे सारंग। ये बताओ भैया सारंग कि जी। आपने 15 साल तक सरकार चलाई, क्या किया? आपके पिताजी ने 10 साल तक सरकार 15 चलाई, महीने क्या किया? एक इस मध्य प्रदेश को बीमारू मुझे राज्य उत्तर बनाने देने दो का एक बार। काम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने किया था। इसका एक मिनट, इसका उत्तर दे सकते हैं। एक 15 महीने में कमलनाथ जी ने वो काम करके दिखाया जो शिवराज सिंह जी 15 साल में नहीं कर पाए। ठीक जी, भ्रष्टाचार 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 क्या आपके भ्रष्टाचार, चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक केवल भ्रष्टाचार। क्या आप चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक केवल भ्रष्टाचार। क्या भाजपा के 15 के साल अलावा एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज एक मिनट सर। अब आप थोड़ा ये इस पे पूरी रात बीत जाएगी सर, प्लीज एक मिनट सर, जल्दी से 10 सेकंड जल्दी से बोलिए। भाजपा के 15 साल एक के किसान का सरकार कर्जा में माफ कर दिया। भाजपा के 15 एक साल किसान का कर्जा भाजपा माफ कर के- दिया। वो तो विधानसभा में आप बता चुके हैं ना कितना कर्जा माफ हुआ भाजपा था। के 15 वो तो साल आपने में- विधानसभा में ही बताया कि- भाजपा के 15 साल में गौ माता के लिए एक भी गौशाला भाजपा सरकार ने नहीं बनाई। कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में कितने रुपए दिए हर जाते थे जनपद सर? में 20 गौशालाएं खोली। एक गाय के लिए बिजली कितना के बजट बिल था उस कमलनाथ वक्त? जी ने 100 रुपए 100 यूनिट एक किए। गाय के लिए कितना बजट था उस वक्त? एक गाय के लिए कितना बजट दे रही थी कमलनाथ सरकार? 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 और रुपए। इन्ने 2 रुपए क्या 20 रुपए में इन्ने 2 रुपए किया इन्ने पर गाय नहीं आपने हर गाय के लिए 20 सर मैं रुपए खुद एक प्रति गौ माता। पालक हूँ, इन्ने 2 रुपए मेरे कर घर दिया। पर गाय है सर। 20 रुपए में तो नहीं होता है सर। इन्ने आज 2 रुपए कर दिया है भाई ठीक साहब। ठीक ठीक इन्ने 2 रुपए कर दिया है वो। दूसरे टॉपिक पर आते हैं दूसरे टॉपिक पर इन्ने 2 रुपए किया था, हमने 20 रुपए किया था वो। ठीक सर। ना 2 रुपए में पलेगी ना 20 रुपए में पलेगी। ठीक है सारंग जी, रूस यूक्रेन का युद्ध चला सर, लगा कि ये खत्म हो जाएगा लेकिन वो तो अभी खत्म हुआ नहीं है। लगभग 16,000 छात्र देश वापस लौटे। मध्य प्रदेश के भी करीब 1,000 छात्र हैं। आप पर चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी है, उन छात्रों का भविष्य क्या है सर? आप देखिए, आपने बहुत ही मौजूद क्वेश्चन किया, पर ये बात सही है कि हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, पर जो देश में मेडिकल एजुकेशन है या डॉक्टरी की पढ़ाई है वो एनएमसी के माध्यम से नीट की एग्ज़ाम के बाद होती है। तो देखिए, क्योंकि ये बड़ा कंपटीशन होता है, हम गाए बगाए ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि किसी की भी एंट्री मेडिकल कॉलेज में करा सकें। पर मेरे से वो स्टूडेंट के पेरेंट्स मिले थे जो बाहर पढ़ते हैं। हमने एनएमसी से गाइडलाइन मांगी है कि इसके विषय में क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी पॉलिसी डिसीजन है, इस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मैं आधा मिनट यदि आप मुझे अलाउ करो तो जयवर्धन जी की बात का एक मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि बेईमानी से अब ये सरकार वापस बन गई। विषय से भटक रहे हैं। आप कुछ नहीं कहोगे इनको अब। भैया आप ही की बात, अब आप फंस रहे हो तो बोल नहीं रहे। नहीं, ये कह रहे आप हैं, खुद फंस चुके ये हो। कह रहे विकास भाई हैं, साहब, ये कह आप रहे खुद हैं इनकी कि बात में फंस कमलनाथ चुके की हैं। सरकार गिरी, कमलनाथ की सरकार नहीं, गिरी, बात इसलिए ये है, महामारी आ गई। जो मैंने तो कहा, भैया 15 अमेरिका में कैसे आ गई, जो हमने काम किया, इंग्लैंड में कैसे वो आ आप गई? लोग 15 साल में नहीं कर पाए। भैया नहीं, आपने ये बोला कि पाप की सरकार इनने थी। खुद स्वीकारा। मेरा जयवर्धन जी, कमलनाथ जी ने जयवर्धन 15 महीने में भैया, इनने खुद स्वीकारा। देखो, युवा नेता हैं सर। जयवर्धन जी, विधानसभा में मेरे जयवर्धन जी। प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि 22 लाख किसानों का कर्जा माफ जयवर्धन जी, आप युवा नेता हैं। ये आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि भाई एक कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ और बाकी सब अनाथ, और एक दिग्विजय सिंह और उनके बेटे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और युवाओं का क्या होगा सर कांग्रेस में? अच्छा, ये आरोप बीजेपी के हैं सर, इसको पर्सनल तो आज जय शाह का बैठा है, कौन से पद पे बैठा है जय शाह? और आप अमित शाह का बेटा।
अगर अब स्वयं यहाँ पे कैलाश सारंग जी के पुत्र बैठे बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही परिवार से आप सारंग जी आप एक परिवार का समान मुद्दा नियम सब उठाते हैं जगह हो। सर। कई नाम गिनाए जाते हैं, उसमें एक आपका भी है, पंकज सिंह का भी गिनाया जाता है, आकाश विजयवर्गीय का भी गिनाया जाता है, आपका भी गिनाया जाता है। तो परिवारवाद को लेकर अभी अमित शाह भी आए थे, निकाय चुनाव से पहले बड़े जोर शोर से बात हुई, लेकिन जब दावे टिकट मिले तो उनमें से कई पार्षद पति को मिले, परिवार वालों को मिले, कई लोग हार भी गए, जिनके बेटों को टिकट दिया गया था वो हार भी गए। तो परिवार से कैसे अछूती है भाजपा? देखिए, मैं तो जयवर्धन जी राजनीति में हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर देश में परिवारवाद कर जब बात होती है तो कोई व्यक्ति यदि नीचे से काम करते हुए अपनी काबिलियत से कहीं पहुंचता है तो वो परिवारवाद नहीं है। मुख्य मुद्दा ये आता है कि मैं किसी एक परिवार में पैदा हूं और मेरे पीछे यदि नेहरू लगा हुआ इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, यह है परिवारवाद। परिवारवाद जयवर्धन सिंह, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इनका परिवारवाद है। परिवारवाद है कि राहुल गांधी ही क्यों, सोनिया गांधी ही क्यों, राजीव गांधी ही क्यों, यह है परिवारवाद। जिसमें काबिलियत नहीं है वो यदि पहुंचेगा, मैं ये नहीं बोलता कि इनमें काबिलियत नहीं है, ना मेरी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, पर मैं नहीं करूंगा। हो सकता है मैं, आप ये मानते हो कि मैं अपनी काबिलियत से यहां नहीं पहुंचा, हो सकता है इट्स योर प्रॉब्लम। मैं तो ये मानता हूं कि आप काबिलियत से पहुंचे, परंतु राहुल गांधी ही अध्यक्ष क्यों बनेगा? जनता ने चुना है हमें, राहुल गांधी ही अध्यक्ष क्यों बनेंगे? ठीक, इस पर मुद्दा है। इसमें वो बनना कहाँ चाहते हैं? चलो विश्वास भैया, सवाल ये है, वो बनना नहीं चाहते। चलो आप ही हमें बता दीजिए। चलो विश्वास भैया इसका भी उत्तर दे दें कि सुनो 2 मिनट दे दो यार, 2 मिनट। विश्वास भैया इसका भी उत्तर दे दे कि जय शाह ने क्या काम किया क्रिकेट के लिए, ये भी उत्तर दे दें। दूसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, जय शाह जी, कोई रिकॉर्ड बनाया क्रिकेट में? जय शाह जी वनडे में, टेस्ट में, कहीं कोई राजनीति में नहीं है, हजारों करोड़ नहीं है। अरे भाई, उन्होंने चुना। यदि आप ऐसी बात करोगे तो फिर मैं चुना, वो तो नॉमिनेट हुए हैं, फिर क्योंकि वो अमित शाह के बेटे निवेदन पद मिल गया। निवेदन करना चाहता हूँ, फिर निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, फिर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आपकी जय शाह मत बनो, विश्वास सारंग बनो। मुझे आपकी तारीफ की, चलिए धन्यवाद। तो कह रहा हूँ, धन्यवाद। जय शाह नहीं, विश्वास सारंग। नाराज ना हो जाए गृह मंत्री जी आपसे। मेरा ये कहना है, हाथ मिला रहे, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की प्रॉब्लम ही है। कांग्रेस को अभी 2 ही लोग दिख रहे हैं, सोते उठते बैठते खाते, नरेंद्र मोदी अमित शाह, नरेंद्र मोदी अमित शाह। दिक्कत यही आ रही। फिर मैं बोल रहा हूं, आप खलियान पर पहुंच रहे हो, भैया खेत पर रहो, आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो? आप खलियान पर क्यों बात ही नहीं आ रही जय शाह की? मुद्दा जय शाह राजनीतिक में है, ये सवाल है। इनने प्रश्न पूछा बोलने के लिए, हम आप क्यों बोलेंगे जब इतना बड़ा उनको एक फायदा, इतने बड़े पद पे वो है, क्यों है इतने बड़े पद पे? जयवर्धन भाई इसलिए है क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। आप गलती में और कोई कारण है क्या भाई साहब? गलती में है, आप बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप हो विश्वास भाई साहब, कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हो गलतफहमी में इस बात पे। बात आप खेत की करो। नहीं, बात ये है कि इन्होंने प्रश्न पूछा। जयवर्धन सिंह जी, एक सवाल है सर। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते हैं, अभी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। अशोक गहलोत से पूछो, वो कहते हैं मैं राजस्थान नहीं छोड़ना चाहता। कमलनाथ से पूछो तो वो कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ना नहीं चाहता। किसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कल ही उसमें अनाउंसमेंट हुई है कि अक्टूबर 17 तक पूरी इसमें प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी एक ऐतिहासिक कदम है। 3500 किलोमीटर की पदयात्रा रहेगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो राहुल जी स्वयं करेंगे। और उसमें हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि लगभग उसमें ऐसे कमलनाथ रहेंगे साथ, उसमें ऐसे 20-25 दिन रहेंगे। हम सब रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? कमलनाथ भी रहेंगे, हम सब रहेंगे, कौन नहीं रहेगा? वो तो हर एक विधायक जो कांग्रेस का है वो साथ में रहेगा जब वो मध्य प्रदेश में आएंगे, क्यों नहीं रहेंगे? हम सब रहेंगे वहाँ पे। हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता आएंगे मध्य प्रदेश में, दर्शन करेंगे महाकाल भगवान के, पूरी मालवा पट्टी में रहेंगे, आगर जिले में रहेंगे, उज्जैन जिले में रहेंगे, इंदौर जिले में रहेंगे, खंडवा जिले में रहेंगे। हम सब साथ रहेंगे उनके। ठीक, बहुत अच्छी बात है। जयवर्धन सिंह जी ने अभी भारत जोड़ो अभियान की बात की, भारत जोड़ो यात्रा। क्या है भारत जोड़ो यात्रा? माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कल ट्वीट किया है और उन्होंने भारत जोड़ो अभियान यात्रा
में कहा है कि हम एक कट्टरवादिता के खिलाफ ये यात्रा कर रहे हैं, और उसमें फोटो किसका लगाया है? उसमें फोटो लगाया है भगवा झंडा लिए हुए युवाओं का। तो ये हिंदू विरोधी यात्रा है, भगवा विरोधी यात्रा है, या भारत जोड़ो यात्रा? हमारे खुद के घर में ये बता दें, ये बता दें आप विश्वास भाई साहब, यदि क्या आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रावगढ़ किले पे आइए, ये थोड़ा सा वहाँ भी भगवा झंडा लगा हुआ है हमारे किले पर भी। एक मिनट, ये बोलने देना मुझे। ये देखो, बात कोई रंग की नहीं है, बात कोई रंग की नहीं है। नहीं, आप हमेशा अफजल गुरु है, आप अफजल गुरु है या नहीं है? अफजल गुरु है या नहीं? आप आपके पिताजी से लोकप्रियता जाके मत करो, पूछो, आप आपके पिताजी से लोकप्रियता मत पूछो करो, कि पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ बातचीत क्यों करते हैं? लोकप्रियता मत करो, बात करो आप कि पाकिस्तान परस्ती की बात क्यों करते हैं? लोकप्रियता मत आपके करो, पिताजी से बात करो, हिंदू विरोधी बातें क्यों करते हैं? आपके पिताजी से बात करो कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हिंदू देवी देवताओं का अपमान? आप बताओ, आप बातें कर रहे हो, आप गोडसे की बात कर रहे हो, आप बताओ हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हो? हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हो? आप बताओ हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हो? हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हो? क्या आपके हैं? आपके हैं? आपके हैं? आपके हैं? हमारे ये लीजिए, ये कह रहे हैं हमारे हैं मंदिर नहीं होंगे। अरे भैया, भगवान के होते हैं मंदिर, आपके नहीं है। इस गफलत में नहीं रहिए, आपके नहीं है, आपके नहीं है, भगवान के मंदिर है। मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। आप क्या सोचते हैं आपके मंदिर है? आपके नहीं, भगवान के मंदिर है, भगवान के मंदिर है, भगवान के मंदिर है। अरे हिंदुओं का अपमान करने वालों, पैदा नहीं हुए थे आप हिंदुओं के, आप जब आपके मंदिर नहीं है, आप गलत फहमी में हो, आप गलत फहमी में हो। प्लीज सर, प्लीज एक मिनट सारंग जी, सारंग जी, जयवर्धन जी, एक मंदिर हिंदुओं के हैं, मंदिर हिंदुओं के हैं, मंदिर भगवान के हैं, एक मिनट, मंदिर भगवान के हैं, आपके नहीं है। तो पिताजी से जाके बोलो हिंदुओं का अपमान ना करें, जगदीश स्वामी जी का अब थोड़ा सा और हिंदुओं इश्यूज का अपमान ना करें, इश्यूज पर हिंदुओं का अपमान ना करें। बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान, एक मिनट सर, प्लीज प्लीज की बात है। पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, ऑडियंस एक मिनट, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ हिंदुस्तान का सम्मान खत्म करने वाले, ये हिंदुओं की बात करेंगे? हिंदुओं का अपमान करने वाले, इनके पास कोई विषय नहीं है बोलने के लिए। हिंदुओं का अपमान करने वाले, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ, रावगढ़ किले पे आइए भैया, दर्शन कीजिए राघव जी के। अच्छा एक बात बता दो, दर्शन कीजिए राघव जी। क्या बोल रहे हो? आपके मंदिर है, आपके मन को आपके मंदिर है, हमारे किले पे आपके मंदिर है, आपने बोला हमारे मंदिर है। अरे यही तो, यही गफलत जमीन पर लेके जाएगी भाई। ये भगवान के मंदिर है, आपके नहीं है। एक मिनट सारंग जी, एक मिनट सर, एक मिनट जयवर्धन सिंह जी, थोड़ा सा एक चीज पे आते हैं। आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली, नगरीय प्रशासन, शहरों की अभी हमने स्थिति देखी सर, और आपके समय में भी बाढ़ आई थी। एक मिनट सर, प्लीज, और भी इश्यूज हैं, इसको सिर्फ इसमें एक मिनट सर, टीका टिप्पणी नहीं, प्लीज। आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली नगरीय प्रशासन की, आपके समय में भी बाढ़ आई सर, और इसी भोपाल की तस्वीरें हमने देखी, गलियां डूबी हुई थी। मास्टर प्लान का जिक्र करते हैं तो कभी 1995 का चल रहा है, वो भी ठीक से इंप्लीमेंट आज तक हो नहीं पाया। ये कमी कहाँ है सर? इंदौर स्वच्छता में नंबर 1, लेकिन जब बारिश आती है तो जलभराव। भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी, आज स्थिति हमने देखी। जो आखिरी मास्टर प्लान भोपाल का था वो 95 में निर्मित हुआ था, उसके बाद वो ड्यू था 2005 में। सरकार भाजपा की थी, लगातार 18 तक मास्टर प्लान नहीं बन पाया। सरकार में परिवर्तन हुआ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, मैं स्वयं नगरीय प्रशासन मंत्री था, और मैंने टीएनसीपी के जो अधिकारी थे उनको सबके पास भेजा, इंक्लूडिंग विश्वास सारंग, सबके पास वो गए, उनके जो भी उसमें राय थी। पास कोई नहीं आया, आए थे। आप और मैं जानते हैं, आप और मैं जानते हैं क्या, आप और मैं जानते हैं कि वो गए थे। वो मेरे पास कोई नहीं है, इसका मतलब इनको ऑफ रिकॉर्ड पूछो, वो हाँ बोलेंगे। आपको ऑफ रिकॉर्ड पूछना तो वो हाँ बोलेंगे। सबकी उसमें राय ली गई, और हमने 7 मार्च को मिंटो हॉल में मास्टर प्लान प्रस्तुत भी किया था। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात है भाजपा में कि शायद उनके पीछे उनके पीछे एक बहुत बड़ा कोई माफिया है, भूमाफिया है, जो मास्टर प्लान नहीं आने दे रहा है। जबकि पूरी जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, सिर्फ उसमें 100 दिन की सुनवाई होनी थी, और उसके बाद पूरे देश में
भोपाल पहला शहर होता जिसका जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान निकलता। सारंग जी, लेकिन वो सारंग भी अभी रुका पड़ा है। सारंग, देखिए, आप तो खुद थे सर बाढ़ में अभी, नरेला में। बहुत ही दिव्य ज्ञान की बात की है जयवर्धन सिंह जी ने। कह रहे हैं मैंने मास्टर प्लान बनाया, मैंने अधिकारियों को भेजा, परंतु किसी और ने रुकवा दिया। तो ये आक्रमण्यता किसकी है भैया? काय के मंत्री बने थे आप? सरकार बदल गई भाई साहब, सरकार बदल गई बनवाया थी। था तो लागू क्यों नहीं किया? सरकार बदल गई थी। बनवाया था तो लागू क्यों नहीं किया? 7 मार्च 2020 को। मतलब शहरों की स्थिति है क्यों, नहीं, ये जानना चाहता हूं। 7 मार्च 2020 को नहीं, इन्होंने एक उसमें आरोप लगाया है। मेरा ये कहना है, इसमें भोपाल का मास्टर प्लान हो, इसमें साहब या एक कोई पॉइंट भी नहीं, इसमें एक पॉइंट ये आपको नोट करना चाहिए है। मुझे लगता है मैं दलगत राजनीति से अलग इसमें बिल्कुल, 7 मार्च को है ना, हम डेवलपमेंट जल्दी से सर, समय कम है मेरे पास। मेरा ये कहना है, 1 मिनट सर प्लीज। मेरा ये कहना है सीधी बात है, ये दुनिया जानती है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के समय जो मास्टर प्लान बना था, वो मास्टर प्लान भोपाल का नहीं था, वो और कांग्रेस के भूमाफियाओं का मास्टर प्लान था। इतनी अफसोस की बात है, भोपाल के भूमाफियाओं का मास्टर प्लान इतनी था। अफसोस की बात है पूरा का कि पूरा ये चलिए एक आखिरी सवाल, युवाओं से जुड़ा हुआ, एक आखिरी सवाल, एक मिनट सर, लास्ट 1 मिनट, एक आखिरी सवाल सर, 1 मिनट प्लीज, एक आखिरी सवाल सर। विश्वास सारंग जी, युवाओं, आप दोनों युवा नेता हैं और युवाओं के रोजगार की जब बात होती है तो अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख रोजगार लगभग हम दें, लेकिन जो विधानसभा में आंकड़ा आया सर, उसमें जो रजिस्टर्ड बेरोजगार थे वो लगभग 5.5 लाख बढ़ गए, 30 लाख के आसपास हो गए। ये कैसे हुआ? देखिए, 2 बातें, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है कि बेरोजगारी एक विषय है और निश्चित रूप खाली से पड़े सरकारी बहुत से। और हर सरकार को उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं अभी 15 अगस्त के माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण का जिक्र करना चाहता हूं, और उसमें उन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया है कि हम 3 स्तर पर बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला, हम सरकारी नौकरी के जो दरवाजे हैं वो खोलेंगे, जो हमने खोले। हमने दैनिक वेतन भोगियों को भी नौकरी से नहीं निकाला, इनकी सरकारों ने निकाला। एक चीज, हम नई सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोलेंगे, हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। समय कम। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, और जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, स्वरोजगार के हम नए अवसर कंक्लूड कर उपलब्ध दीजिए कराएंगे। जयवर्धन जी, और कंक्लूड उसका कर हम दीजिए, काम 30 सेकंड दे रहा हूं, करेंगे। और कंक्लूड इन्होंने कर तो दीजिए। बेरोजगारी भत्ता देने का बोला था। 18 साल में कोई रोजगार नहीं दे पाए ये लोग। 18 साल के राज में कोई रोजगार नहीं दे पाए ये लोग। 18 साल में कोई रोजगार नहीं। आप दोनों युवा हैं और मैं ये सेगमेंट को खत्म करते हुए उम्मीद कर रहा हूं इसमें बस कि कम से कम युवाओं के जो मुद्दे हैं उन्हें आप दोनों बहुत एड्रेस करेंगे। आज दिन तक जो भी सरकारी नौकरी गांव में है, चाहे शिक्षा कर्मी की हो, चाहे पंचायत आपके सचिव दौर में भी सर शिक्षकों ने यहाँ पर मुंडन कराया था सर, वो तस्वीरें देखी हैं सर। चाहे ग्राम सेवक हो, समय नहीं है, रोक रहा हूं इसलिए। सरकारी समय नौकरी नहीं है। आज दिन तक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। आज दिन तक जो भी सरकारी नौकरी नौकरी आज मध्य प्रदेश में है, समय खत्म हो गया है सर। कांग्रेस पार्टी की देन है। क्या आपने क्या शुरुआत की थी उसकी शुरुआत की थी उसकी प्लीज प्लीज वहां से एक मिनट सर, समय खत्म हो गया है। शुरुआत सारंग जी, जयवर्धन जी, आप आए, उसके लिए बात हुई और उम्मीद है आप दोनों युवा नेता हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको कंसर्न रहेंगे राजनीति से इतर, और जो भी अच्छी चीजें हैं उनको आप दोनों राजनीति में लेकर आएंगे, मध्य प्रदेश को आगे लेकर चलेंगे। बढ़ता मध्य प्रदेश आज हमारा कॉन्क्लेव का नाम भी, और आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए।